लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये कंप्लीट वीडियो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। जैसे आप सभी को पता है इस बार जो है आपके क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में काफी बदलाव होगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी अलग तरीके से पूछे जाने वाले हैं। सो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति और इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, कुछ मुख्य बिंदु हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है एमसीक्यू पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो कई बार पूछा जा सकता है भाई, जो लुई 16 है, जो फ्रांस का शासक है लुई 16, वो फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? तो वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है 1774 में। तो लुई 16 जो है 1774 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। जी हाँ, तो लुई 16 कितने उम्र में और कब फ्रांस का सम्राट बना? तो 1774 में बना। उस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष थी। ठीक है, तो उस समय लुई 16 की जो एज थी वो केवल 20 वर्ष थी और इस तरह से यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक नए करों का प्रावधान करने की बुलाई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लुई 16 ने स्टेट जनरल की बैठक क्यों बुलाई? तो इस लुई 16 ने स्टेट जनरल की बैठक नए करों का प्रावधान करने के लिए बुलाई थी। जैसे आप सभी को पता है कि जो लुई 16 फ्रांस का शासक वो काफी निरंकुश शासक था और वो बहुत ज़्यादा अदूरदर्शी था। केवल वो अपने अय्याशी के लिए काम करता था, जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं करता, दिखावटे का काम करता था। और इसी दिखावे के चक्कर में उसने बहुत सारा कर्ज पहले लिया हुआ था और उस पर कर्ज का भार और बढ़ जाता है और उसी कर्ज को चुकाने के लिए इसने क्या किया? टैक्स में बढ़ोतरी कर दी और उसी टैक्स में बढ़ोतरी का प्रावधान करने के लिए इसने 5 मई 1789 में है जो एक सभा बुलाई थी जिसे हम स्टेट जनरल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जिसका प्रतिनिधित्व समृद्ध और शिक्षित वर्ग लोग कर रहे थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों वोल्टेयर, तो वोल्टेयर कौन है? तो वोल्टेयर जो है सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक थे और उन्होंने क्या बात कही थी? उन्होंने लिखा था कि उसने सामाजिक अंधविश्वासों और चर्च की बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। उसने चर्च को बदनाम वस्तु के नाम से पुकारा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई चर्च को बदनाम वस्तु या इनफेमस थिंग्स किसने कहा, यानी चर्च को बदनाम वस्तु या इनफेमस थिंग किसने कहा है? तो है दोस्तों वोल्टेयर। वोल्टेयर कौन था? तो व्यंग्य लेखक था। ठीक है, इस तरह से आप जो है एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रूसो की पुस्तक, रूसो भी एक महान दार्शनिक था और उसकी एक पुस्तक थी, इसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, कई बार यहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछे गए कि भाई रूसो की पुस्तक का नाम बताइए। तो रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों मॉन्टेस्क्यू भी एक बहुत बड़ा विचारक था, वो भी एक बहुत बड़ा विद्वान था और इसकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। इसी प्रकार से रूसो की पुस्तक नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और वोल्टेयर एक व्यंग्य लेखक था, उसने क्या कहा था? उसने चर्च को बदनाम वस्तु यानी इनफेमस थिंग्स कहा था। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें तो अपनी प्रजा में विद्रोही शक्ति का अनुमान लगाकर लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर दी और नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को खत्म करने का आदेश पारित कर दिया। कई बार पूछा जाता है भाई बास्तिल का पतन कब होता है? तो बास्तिल का पतन अगर हम बात करें तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल कारगिल का पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति का जो है संघनाद बजता है और इसलिए आज भी 14 जुलाई को ही फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से हमारा 15 अगस्त आज़ादी का दिवस मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में 14 जुलाई को ही आज़ादी या राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई 1789 को ही बास्तिल का पतन कर दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से डायरेक्ट एमसीक्यू में या वन वर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। क्लियर? चलिए, तो लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको हम जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए यहां से बात करते हैं। तो ये देखिए
पहला है लिवरे। लिवरे क्या है? तो लिवरे दोस्तों फ्रांस में प्रचलित मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि लिवरे से आप क्या समझते हैं। तो लिवरे एक फ्रांसीसी मुद्रा थी, करेंसी थी, जिसे 1794 में से समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में फ्रांस की करेंसी पूछा जा सकता है आपको, तो वर्तमान में जो फ्रांस की करेंसी है वो है यूरो। क्या है? यूरो, क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का जो है सदस्य है दोस्तों, इसलिए भी उसके कॉमन जो करेंसी है उसको यूरो के नाम से जाना जाता है। पहले फ्रांस की मुद्रा थी लिवरे जो 1794 में समाप्त कर दी गई। एस्टेट क्या है? एस्टेट क्या दोस्तों? तो ये क्या है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक दर्जों को दर्शाने वाली श्रेणी, यानी स्टेट को आप कह सकते हैं सामाजिक समूह या श्रेणी कह सकते हैं। जैसे जो फ्रांस का समाज था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो स्टेट क्या है? एक सामाजिक श्रेणी है, सामाजिक दर्जे को दर्शाने वाली श्रेणी कौन? क्योंकि प्रथम पहले स्टेट में उच्च वर्ग था, दूसरे स्टेट में उच्च वर्ग, तीसरे जो स्टेट था वो निम्न वर्ग उसमें आते थे। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पादरी वर्ग क्या होता है? तो चर्च के खास कार्यों को करने वाले लोगों का समूह से पादरी वर्ग कहते हैं। टाइद क्या होता है? तो टाइद है चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। क्या है? टाइद से आप क्या समझते हैं? तो चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर जो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। इसी प्रकार से टाइल जो है ये सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर था। ये एक ऐसा कर जो सीधे राज्य द्वारा वसूला जाता था, उसे टाइल के नाम से जाना जाता है। मेनर क्या है? एक स्टेट जिसमें सामंत की भूमि और महल होता है उसे मेनर के नाम से जाना जाता है। कॉन्वेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। धार्मिक जीवन को समर्पित लोगों की इमारत उसे हम कॉन्वेंट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और जो है इस तरह से हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो बड़ा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है 5 नंबर में जो पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, अथवा फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को वर्णन कीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है, फ्रांसीसी क्रांति के उत्तरदायी कौन कौन से कारण है, इसमें से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारणों को आप उल्लेख कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर है दोस्तों। उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसको बायो में दिया गया, वहां से आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट जो है करना है, आप देख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है, दार्शनिकों के योगदान का है, स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना और क्रांति की शुरुआत। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सामाजिक परिस्थितियां जैसे जो फ्रांस का समाज था 3 वर्ग में विभाजित था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इस तरह से आर्थिक परिस्थितियां क्या रही, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति के कारण अनेक कारीगर बेकार हो गए और उनमें असंतोष फैल गया। फ्रांस ऋण के बोझ से दबा हुआ था। तो ये जो आर्थिक परिस्थितियां हैं तो ये आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जो हमें फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से मिले हैं। जैसे मैंने बात की कि भारतीय संविधान में भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो भावना है वो हमने कहाँ से लिया है, वो फ्रांसीसी क्रांति से ही हमने लिया है, फ्रांसीसी संविधान से हमने उसको लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कानून केवल उन्हीं कार्यों को रोकता है जिनसे समाज को हानि पहुँचती है। यानी आप आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हैं, यानी आप वो सारे काम कर सकते हैं जिससे आपका आर्थिक विकास हो, बट वो काम जो लीगल हो, जो इलीगल ना हो, केवल आप लीगल कार्य को ही संपन्न कर सकते हैं, कार्य को जो कर सकते हैं उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। इसी प्रकार से न्यायालय की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं और कानूनी कार्रवाई बिना किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता या उसे दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसे न्यायालय ने दंडित ना किया हो या न्यायालय ने उसे सजा ना दी हो। तो ये वर्तमान भारतीय संविधान के कानून में भी है। इसी प्रकार से हमारा संविधान, हमारे जो राजनीतिक संगठन है वो क्या करते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। जैसे हमारे मौलिक अधिकार रक्षा का काम किसका है, वह सर्वोच्च न्यायालय का, न्यायपालिका का। इसलिए मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को जाना जाता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने कहाँ से लिए हैं, ये ग्रहण की हमने फ्रांसीसी संविधान से, फ्रांसीसी क्रांति से। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर लेना है दोस्तों। सीबीएसई 2011-12 में क्वेश्चन पूछा गया है और भी क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन जो बाद में पूछे गए थे। ठीक है,
चलिए, इसी प्रकार से कुछ एमसीक्यूज भी आपको करने हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रांसीसी महिलाओं का मानना था कि नई क्रांतिकारी सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व तभी हो पाएगा जब उन्हें निम्नलिखित अधिकार दिए जाए। तो महिलाओं को कौन से अधिकार दिए जाए ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो पाए? तो वह है क्या है? सरकार को वापस बुलाने का अधिकार। क्या है? सरकार को वापस बुलाने का अधिकार। ठीक है, ऑब्वियस बात है। जैसे भारतीय संविधान में भी क्या है, यानी हमारे पास नेताओं को राइट टू चूज का अधिकार है, वोटिंग देने का अधिकार, और वोट देकर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लेकिन अगर प्रतिनिधि अपने किए गए वादे को पूरा ना करे, अगर प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों को पूरा ना करे, अपने उद्देश्यों का सही प्रकार से निर्वहन ना करे, नागरिकों के प्रति वो उत्तरदायी ना रहे, तो हमारे पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि उसे उसके पद से वापस बुला लिया जाए। जी हाँ, अगर वो अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहा है तो ये बहुत अच्छी सोच है। ये भारतीय संविधान में सम्मिलित होनी चाहिए, ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर राइट टू रिकॉल हो जाए दोस्तों, तो मेरे हिसाब से हर नेता, हर व्यक्ति अपने कार्यों को सही प्रकार से अंजाम देगा और अपना उत्तरदायित्व तो समझेगा जिसके लिए उसे चुना गया है। नहीं तो आजकल के नेता क्या करते हैं, एक बार चुन लिए जाए तो आराम करते हैं, काम जाए भाड़ में, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह नेता क्या आते हैं आपके पास, आपसे वोट मांगने के लिए, आपके पैर पकड़ते। लेकिन एक बार चुनाव संपन्न हो जाए तो कौन जनता, कौन क्या, बस नेता ही राजा बन जाता है। तो ये स्थिति जो वो समाप्त हो जाएगी अगर राइट टू रिकॉल को क्या कर लिया जाए, संविधान में संशोधन करके शामिल कर लिया जाए। तो ये मेरी पर्सनली इच्छा है, मेरी पर्सनली राय है। कैसा हो, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? उचित विकल्प छांटिए। यानी नेपोलियन बोनापार्ट के उदय में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था वो था दोस्तों डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता। जी हाँ, डायरेक्टरी की जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो काफी इंपॉर्टेंट कारण मानी जाती है। इसी प्रकार से फ्रांस की राज्य क्रांति कभी, तो फ्रांस की जो क्रांति होती है वो 1789 में 1789 में होती है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर शासन था लुई 16 का। और लुई 16 किस राजवंश से संबंधित था, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो वो था बूर्बो राजवंश थे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय किसानों की गणना किस वर्ग में की जाती थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय किसानों की गणना जो है तृतीय वर्ग यानी निम्न वर्ग में की जाती थी। रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह है पोप। फ्रांस के शासक लुई 16 ने किस प्रकार के शासन को अपनाया? तो वह निरंकुश शासन को अपनाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी था? तो फ्रांसीसी क्रांति के लिए जो कारक उत्तरदायी था तो भ्रष्ट शासन। पूरा सरकार भ्रष्ट थी, जनता के अधिकारों को कोई भी परवाह नहीं किया, जनता के किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं किया जाता था, जन कल्याणी कार्यों को अंजाम नहीं दिया जाता था, जनता तराहमाम कर रही थी, कीमतें दुगुनी हो गई थी जैसे वर्तमान में हो रही हैं। ये सारी चीजें फ्रांसीसी क्रांति में हो रही थी और यही वहां का क्रांति का सबसे बड़ा कारण भी था, भ्रष्ट शासन। रूसो द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? रूसो की पुस्तक थी तो उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आप सामाजिक समझौता कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से स्टेट जनरल का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था वार्साय में। मेरी एंटोनी कौन थी? तो मेरी एंटोनी थी कौन? मेरी एंटोनी लुई 16 की पत्नी थी। इसी प्रकार से कुछ मिलान करने के लिए दिया गया दोस्तों, बूर्बो राजवंश वो है लुई 16। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज की पुस्तक का नाम मैंटेस्क्यू। आम्बे किए तीसरे स्टेट का था। और रोबेस्पियर जो था दोस्तों उसके राज को आतंक राज कहा जाता है, क्योंकि रोबेस्पियर, अगर हम बात करें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का नेता था, और उस 1793 से लेकर 1794 तक का जो काल था उस काल को आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। यानी इस काल में उसने वो सारे अपराध की, वो सारी घटनाएं घटित हुई जिसको आप आतंक से कम नहीं कह सकते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मिलान दिया गया है। मताधिकार आंदोलन, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा पुनः शुरू, टुलेरिया का महल, तो दास प्रथा, ये सारी चीजें आपको करना है। नारी किसका प्रतीक है? तो नारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित नीचे की तालिका में ए और बी के लिए उपयुक्त तथ्य लिखें। लुई 16 फांसी मृत्यु दंड देने के अंदर क्या था? तो उसका नाम था गिलेटिन। ठीक है, और क्रांति के समय जो है वो फ्रांस का शासक था। फ्रांस की क्रांति 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में किस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे? तो वो था आपका सामंत वर्ग। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो उसका शासन था लुई 16। किस वंश था? तो बूर्बो राजवंश, मैंने आपको पहले बता दिया। रोमन कैथोलिक किस नाम से प्रसिद्ध थी?
तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की संसद थी स्टेट जनरल के नाम से प्रसिद्ध थी। लुई 16 का निवास स्थान कहाँ था? वार्साय में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में जिस प्रकार का शासन था उसे हम निरंकुश राजतंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है मोंटेस्क्यू यानी रूसो द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो रूसो की पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोंटेस्क्यू ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी, यानी कानून की आत्मा। मेरी एंटोनेट किसकी पत्नी थी? तो लुई 16वें की पत्नी थी। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सभा का नाम संविधान सभा कब रखा गया? तो 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा का नाम संविधान सभा रखा गया था दोस्तों। अगला है स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने से पहले लुई 16वें ने कौन सी सभा बुलाई? तो स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने से पहले लुई 16वें ने पेरिस के पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाया था। स्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1789 को हुआ था। टेनिस कोर्ट में जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने किस बात की शपथ ली? तो वह है संविधान बनाने की शपथ ली गई थी। इसी प्रकार से बास्तिल का पतन कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन किया गया। जिरोंदिस्ट क्लब के सदस्य किस विचारधारा के पक्षपाती थे? तो है गणतंत्रवादी विचारधारा के। राष्ट्रीय संविधान सभा ने संविधान कब तैयार किया? तो 1791 ईस्वी में तैयार किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 वर्ड 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी विधानसभा का सबसे प्रमुख कार्य क्या था? तो फ्रांसीसी विधानसभा का जो सबसे प्रमुख कार्य था वह है राजतंत्र की समाप्ति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सम्मेलन लुई 16 के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? तो मृत्यु दंड निश्चित किया गया। लुई 16 को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो 1793 ईस्वी को। राष्ट्रीय सम्मेलन के शासन क्लब में फ्रांस के 2 प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से थे? तो है जिरोंदिस्ट और जैकोबिन। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों राष्ट्रीय सम्मेलन में नाप तोल की कौन सी नई विधि अपनाई गई? तो दशमलव विधि अपनाई गई। फ्रांस में आतंक का राज लगभग कितने वर्ष चला? तो 1 वर्ष तक चला था। सामान्य सुरक्षा समिति की स्थापना कब होती है? या आतंक राज की स्थापना 1792 ईस्वी में होती है। स्थापना आतंक राज की 1793 ईस्वी में। वह चौक किस नाम से प्रसिद्ध था जहां आतंक राज में लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था? गिलोटिन पर। तो यह क्रांति चौक के नाम से प्रसिद्ध था। राष्ट्रीय सम्मेलन ने पेरिस में क्रांति के विरोधियों का अंत करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया? तो था लॉ ऑफ सस्पेक्ट। दांते को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो अप्रैल 1794 में। पेरिस कम्यून पर किस राजनीतिक दल का प्रभाव था? तो वह है जैकोबिन दल का, जैकोबिन क्लब का प्रभाव था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता कि जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में लोक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने किस प्रकार योगदान दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति में लोक, मॉन्टेस्क्यू विचारों ने जो योगदान दिया था आप देख सकते हैं। जॉन लोक ने अपनी पुस्तक टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक, वो भी क्या है? तो जॉन लोक की पुस्तक का नाम क्या था? टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों पर हमला किया गया। और रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाया। उसने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में एक ऐसी सरकार का प्रस्ताव रखा जो सामाजिक अनुबंध पर आधारित हो। और फिर उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। और दार्शनिक को इन विचारों से फ्रांस में क्रांति के विचारों को और अधिक बल मिला। क्लियर? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई फ्रांसीसी यानी 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज किस प्रकार व्यवस्थित था और तीसरे स्टेट की भूमिका क्या थी? तो तीसरे स्टेट की भूमिका क्या थी, यहां से सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण के अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको कर लेना है। इस कंप्लीट क्वेश्चन की जो है पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम पर भी जाके द पॉलिटिकल मास्टर सर्च करेंगे, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों चलाई जा रही है। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, तो उसे आप कवर कर सकते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन आपको हमारी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? उसने किन सुधारों को लागू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था दोस्तों? तो नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट बना था और उसने 1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इससे पहले वो क्या था? इससे पहले वो डायरेक्टरी में प्रथम डायरेक्टर था। सुधार क्या क्या थे इसके?
तो सुधार की अगर हम बात करें तो नेपोलियन ने स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, उसने नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई जो कि दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इसके साथ ही दोस्तों उसने एक कॉमन सिक्का जारी किया, एक कॉमन जो है मुद्रा जारी करी, साथ ही साथ दाक्यूनिसी परंपरा को समाप्त कर दिया, रूढ़िवादी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, चर्च को भी अधिकार को समाप्त कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव थे। फ्रांस के जितने भी प्रदेश उसकी सीमाओं को उसने एक साथ करके फ्रांस को एकीकरण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुछ काम नेपोलियन ने करा था, लेकिन 1815 में जब वाटरलू के वॉर के अंदर नेपोलियन की हार होती है तो पहली जो स्थिति फ्रांस की पहले थी वही स्थिति बाद में वियना सम्मेलन के बाद दोबारा से कर दी जाती है। वो क्लास 10th में आप पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। जैकोबिन कौन थे, उन्हें सौकुलात के नाम से क्यों जाना जाता था? तो भाई जैकोबिन की अगर हम बात करें दोस्तों तो जैकोबिन क्लब के सदस्य जो है मुख्य रूप से कम समृद्ध वर्ग से थे और इनमें कारीगर, छोटे दुकानदार, ठीक है, छपाई करने वाले, जूता बनाने वाले, मोची, बाल काटने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले सभी लोग शामिल थे। और इसका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और जैकोबिनों ने अपने आप को अलग करने के लिए अन्य लोगों से तो एक लंबी धारीदार पतलून पहनने का फैसला किया, जिससे वे क्या करते थे, जिससे वे घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले फैशन परस्त कुलीनों से अलग नजर आए। इस तरीके से वे उन लोग कुलों को यह संदेश देना चाहते थे कि अब उनकी सत्ता का अंत हो गया है। इसलिए जैकोबिनों को सौकुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका अर्थ है बिना घुटने वाले सौकुलात पुरुष लाल टोपी पहनते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी। परंतु महिलाओं को ये लाल टोपी पहनने की आज़ादी नहीं थी, महिलाएं लाल टोपी नहीं पहन सकती थी, केवल पुरुष ही लाल टोपी पहन सकते थे। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने स्टेट जनरल की बैठक क्यों बुलाई? तो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी कर को बढ़ाने के लिए, और इसमें विभिन्न स्टेट की क्या स्थिति थी? अगर विभिन्न स्टेट की बैठक की बात करें दोस्तों तो हालांकि फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने जो स्टेट जनरल बुलाई बहुत बाद बुलाई गई, आखिरी जो बैठक बुलाई गई थी वो बुलाई गई सन 1614 में, और उसके बाद 5 मई 1789 को। तो ये पहले स्टेट, दूसरे स्टेट में 300 प्रतिनिधि भाग लिया था, जबकि तीसरी स्टेट में 600 प्रतिनिधि ने खड़ा किया गया। तो ये वो तरीके थे जिसके बाद जो फ्रांस का सम्राट लुई 16 था उन्होंने तीसरी स्टेट की मांग को अनसुना कर दिया। इसके बाद से ही क्रांति की शुरुआत आप कह सकते हैं कि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, रूसों ने किस बात पर अधिक बल दिया? तो मनुष्यों की समानता पर बल दिया था। फ्रांस के किस दार्शनिकों को सम्राट माना जाता है? तो वोल्टेयर को माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? तो वह है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यह फ्रांसीसी क्रांति के 3 समान सिद्धांत है जो भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया, हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया है। फ्रांस में मानव नागरिक अधिकार की घोषणा किसने की थी? राष्ट्रीय महासभा ने की थी। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है? तो बास्तिल के पतन से माना जाता है। फ्रांस में आतंक राज किस राजनीतिक दल ने स्थापित किया? तो वो उसने किया था, किसने? जैकोबिन क्लब ने, जैकोबिन दल ने। रोबेस्पियर के राज को आतंक राज क्यों कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है कि रोबेस्पियर के काल को या शासन को आतंक काल क्यों कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 इतिहास के चैप्टर 1 फ्रांसीसी रेवोल्यूशन। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब